गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 4 फरवरी 2024 के द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो भी यहाँ पर आर्टिकल दोनों न्यूज़पेपर के अंदर कॉमन आए हुए हैं उनको हम किसी एक ही न्यूज़पेपर से करने वाले हैं और जो डिफरेंट है उनको अलग अलग से करेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूँ शुरू होने से पहले कि अगर किसी के भी मन में ये बात है कि मुझे PDF भी चाहिए मैम आपकी क्लास का, तो टेंशन मत लीजिए। कमेंट बॉक्स में पहली ही कमेंट जो पिंड है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के साथ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पे PDF अपलोड होते हैं। इसके अलावा 6 AM मंथली मैगजीन का हम हर महीने यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। 6 बजे वो वीडियो आ रही है तो उसका PDF भी आपको क्लास का मिल जाएगा। फिर किसी को लगता है कि मैम आपने सही से समझा दिया लेकिन क्या प्रीलिम्स के हिसाब से समरी के टाइप में हमें देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर नोट्स, तो बिल्कुल वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रेलिवेंट न्यूज़ से। अब हम चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ जो कि बात कर रहा है बिग जंप बाय हरियाणा यूथ, जायंट लीप फॉर कलारीपायट्टू। देखिए कलारीपायट्टू या कलारीपायट्टू जो है ये एक केरला का बहुत ही फेमस मार्शल आर्ट की फॉर्म है और ये हरियाणा के यूथ लोगों के अंदर भी आ रहा है। कैसे हो रहा है चलिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इससे पहले भी सवाल आए गए हैं, पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, अभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पे आर्टिकल कह रहा है कि कैसे जो सदर्न इंडियन मार्शल आर्ट है कलारीपायट्टू वो ग्रेजुअली रिकॉग्नाइजेशन ले रही है, खासकर नदर्न स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा में ही आ रही है, अदर जो और स्टेट्स भी हैं नदर्न इंडिया के अंदर उनके अंदर भी हम यहाँ पर इसके रिकॉग्नाइजेशन को देख पाते हैं, जिसमें हरियाणा के साथ साथ अदर स्टेट्स हैं। और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली स्पोर्ट्स यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मार्शल आर्ट सीखनी है, बहुत बजट के साथ आप इसको सीख सकते हो और इसी वजह से बहुत सारे यूथ लड़के लड़कियां दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि मोहिनी दहिया नाम की यहाँ पर एक लड़की है जो कि 14 साल की लड़की है और ये लड़की है कामिरी विलेज से, हरियाणा के अंदर है। उसने डिसाइड किया कि वो कलारीपायट्टू जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी और उन्होंने स्टेट लेवल पर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। हालांकि अभी खेलो इंडिया के जो स्पोर्ट्स हैं वो चल रहे थे, उसके अंदर वो नहीं लेके आ पाई कोई भी मेडल 2023 में, लेकिन स्टिल ये आप देखिए कि कैसे जो हरियाणा जैसी स्टेट, पंजाब जैसी स्टेट में कुछ जो पॉपुलर यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं, खासकर रेसलिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग, उनके इन्फ्लुएंस ना होते हुए भी उनके फादर जो है वो कलारीपायट्टू की तरफ चले गए। खैर ऐसे ही और ज़्यादा पॉपुलरिटी यहाँ पर बढ़ रही है और भी बहुत सारे बच्चों को हम इस तरफ आते हुए देख रहे हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन में कितना और ज़्यादा यहाँ पे योगदान है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि 40 ईयर्स की वुमेन तक यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है कलारीपायट्टू सीखने के अंदर। और क्योंकि ये मार्शल आर्ट एक तरीके से यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की तरह भी माना जाता है, कंसीडर किया जाता है कि सेफर है, आप रेसलिंग करेंगे, बॉक्सिंग करेंगे, उससे ज़्यादा सेफ आप रह सकते हैं। चलिए कलारीपायट्टू के बारे में कुछ और यहाँ पर ज़रा सीखते हैं, तब तक आप देखिए कि ये कैसे होती है। कलारीपायट्टू जो है वो ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया के अंदर और हमें पता है साउथ इंडिया में भी पर्टिकुलरली केरला के अंदर इसका जन्म होता है 3rd सेंचुरी BC के अंदर। मीनिंग क्या है कलारीपायट्टू का, इसका मीनिंग जो है वो 2 शब्दों से मिला है। एक बना है कलारी से जिसका मतलब होता है बैटलफील्ड और दूसरा होता है पायट्टू जिसको बोला जाता है फाइट या प्रैक्टिस। अब ये माना जाता है कि इसको जो डेवलप करने वाले थे वो यहाँ पर शेख परशुराम थे, जिन्होंने 108 कलारीज यहाँ पर बनाए, ट्रेनिंग ग्राउंड बनाए थे और जिन्होंने 64 मैत्रीज या ट्रीटीज भी यहाँ पर बनाई थी। इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जैसे कि किक होता है, ग्रैपलिंग होता है। आप खुद देखिए कैसे ये जो 2 फाइटर्स है एक साथ यहाँ पर लड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होता है। खासकर याद रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कौन से स्टेट के अंदर खेला जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन हिमाचल चंबा। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी के पेपर 3 के अंदर हमें देखने को मिलता है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट जो है उसमें हमें ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे स्पीशीज़ को पढ़ना होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स के अंदर भी यूपीएससी में 10 से 15 सवाल ज़रूर से ज़रूर एनवायरनमेंट से आते ही हैं, और ख़ासकर जब कोई नोटेबल चीज़ हो जाती है, कोई नई चीज़ यहाँ पर दिखाई
देती है। कुछ ऐसा ही है, हिमाचल के चंबा के अंदर पहली बार डस्टेड अपोलो को देखा गया है। अब डस्टेड अपोलो क्या है? हाई एल्टीट्यूड की बटरफ्लाई है, बहुत ऊंचाई पे रहती है और बहुत ही मुश्किल से कहीं पे ये दिख पाती है। इसी तरीके से आप इसकी फ़ोटो को ज़रा ध्यान से देखिए, नाम को याद रखिएगा, डस्टेड अपोलो क्यों नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, खासकर बायोडाइवर्सिटी की फील्ड में। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही एक और कंसेप्ट सीखा था जिसको हम बोलते थे होम बाटा। तो ये क्या कंसेप्ट था? इसका मतलब था कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डाइवर्सिटी है। ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही हाईएस्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं? इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे 23 डिग्री तक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का भाग है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या पता चला कि जो हायर, यानी कि जब हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा गहनता से मिलती है, बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे प्राचीन एक सोचने का तरीका था कि ट्रॉपिकल एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधों की जो विभिन्नताएं हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगी, वो इसको रॉन्ग प्रूव करता है। तो दोनों ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, द हिंदू में दिए गए हैं दोनों के दोनों आर्टिकल्स जो प्रीलिम्स के लिए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डस्टेड अपोलो क्या बोल रहा है। देखिए, सबसे पहली बार ये बटरफ्लाई जो है इसको देखा गया है मनी महेश लेक के अंदर, जो कि चंबा के अंदर है। और 2 फॉरेस्ट ऐसे गाइड थे जो यहाँ पर घूम रहे थे और उन्होंने इसको देखा सबसे पहले सितंबर 2023 में। एक उनमें से था गजेंद्र वर्मा, दूसरे थे अभिषेक ठाकुर। अब इन्होंने किसी को बताया कि हमें कुछ अलग तरीके का, देखिए फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है, तो उनको पता होता है कि कौन सा एनिमल यहाँ पर या कौन सा इंसेक्ट जो है वो यूजुअल नहीं है, यानी कि इस फॉरेस्ट का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब वो क्या करेंगे? उन्होंने एक्सपर्ट को बताया, उन्होंने बताया कि हमने एक अलग तरीके की बटरफ्लाई को या तितली को देखा है, आप ज़रा आके इस पे देखिए कि क्या ये सच है या नहीं है। एक्सपर्ट यहाँ पर आते हैं। एक्सपर्ट जो थे वो थे लोविश गरलानी। वो एक बटरफ्लाई एक्सपर्ट होने के साथ साथ में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में जुड़े भी हुए हैं और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जो बटरफ्लाई है ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद में इसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो लद्दाख के बेंडेड अपोलो स्पीशीज़ के साथ थोड़े बहुत सिमिलर भी हैं और थोड़े बहुत अलग भी है, यानी कि ये बिल्कुल अलग है इंडिया के लिए। इंडिया में ऐसा होना बहुत ही डिफरेंट बात है। फिर ये पूछते हैं कि क्या स्पीशीज़ जो है उसकी नेचुरल रेंज क्या है और रेयरिटी क्या है, तो फिर ये कहाँ पर पाई जाती है अगर इंडिया में नहीं पाई जाती है। तो डस्टेड अपोलो को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1890 के अंदर। 1890 में ये जो डिस्कवरी हुई थी, यानी इससे पहले भी ये होती थी, ऐसा नहीं है कि 1890 में ये पैदा हुई है, पहले भी होती थी, लेकिन यहाँ पर 1890 में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बस इसकी खोज कर ली गई कि यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? माना गया कि ये लद्दाख के रीजन से लेकर वेस्ट नेपाल तक पाई जाती है। तो इतने रीजन में जो अपोलो है, जो कि हमारी लद्दाख की अपोलो है, उसको हम स्पीशीज़ को देख पाते हैं। और ये किस तरीके से उड़ती है, इसका एलिवेशन लेवल कितना होगा, तो हमें पता चला कि ये 3500 से लेकर, यानी कि 300-500 से लेकर 3000 से 4800 मीटर तक यहाँ पर रहती है। 3.5 किलोमीटर से लेके लगभग 5 किलोमीटर की रेंज में ये इनर हिमालयाज़ में पाई जाती है। इससे पहले बटरफ्लाई जो है उसको कभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं देखा गया था, यानी कि लद्दाख के अंदर तो ये फिर भी मिल जाएगी। इसकी जो सिमिलैरिटी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ वो दिखाई जाती है क्योंकि उसका वो रेंज है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि लैटिट्यूडनल लेवल पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पर मिडल हिमालय से लेकर लेसर हिमालय दोनों के बीच में है, वहाँ पर इसका पाया जाना थोड़ा सा मुश्किल था, काफ़ी रेयर है वहाँ पर पाया जाना। फिर क्या कुछ कंजर्वेशन एफर्ट भी डाले गए हैं, क्या इसके लिए कोई अवेयरनेस करनी ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। और इससे भी एक रेयर बटरफ्लाई जो है जिसका नाम है यहाँ पर रीगल अपोलो, जो कि अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? 1972, बिल्कुल सही। तो 1972 में जब ये
आता है, तो उसके तहत इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है, खास करके मनी महेश लेक के पास में। कहते हैं कि फोटोग्राफ यहाँ पर लेक के पास में आपने बेशक कर लिया हो, लेकिन इसका प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है, इसको कोई भी ऐसे बंद करके नहीं रख सकता है। इसी वजह से क्यों प्रोटेक्शन किया गया, क्योंकि बहुत ही डिक्लाइन हो रही है इनकी पॉपुलेशन, खासकर बटरफ्लाई का जो रीजन है ये, जिसके अंदर ये रहती है, हमें पता चला लद्दाख से लेके या फिर यूरोपियन में भी हमें थोड़ा बहुत इसका समझ में आता है। तो उस पूरे रीजन के अंदर इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और इसी वजह से बटरफ्लाई पार्क बनाने के लिए भी यहाँ पर एडवोकेट किया जा रहा है कि क्यों ना, जैसे हम नेशनल टाइगर रिजर्व बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लायन से रिलेटेड रिजर्व्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, एलिफेंट रिजर्व बन सकते हैं, तो क्यों बटरफ्लाई पार्क नहीं बन सकते। तो ऐसा एडवोकेट किया जा रहा है कि इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फिलहाल गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसी के ऊपर गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर भी रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंडिया मेड टाइफाइड वैक्सीन इफ़िशियंसी लास्ट फॉर 4 ईयर स्टडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे सिलेबस में कहाँ पर जाता है हम देख पाएंगे। जीएस पेपर 3 अगेन जो पार्ट 3 है यहाँ पर मेंस का, उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अलग अलग 7 फील्ड में बटा हुआ है, कभी स्पेस टेक आता है, कभी यहाँ पर हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी आती है, उसमें से भी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका ये पार्ट है। क्या इससे सवाल पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, पहले पूछी गई है तभी तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये रेलिवेंस रखता है यूपीएससी के सिलेबस में। इससे ज़्यादा यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टुकड़ों में बांट के समझेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की गई है। देखिए सबसे पहले कहते हैं कि टाइफाइड की वैक्सीन बनाई गई है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। अब आप इसको एज ए एडवर्टाइजमेंट मत सोचिएगा, जस्ट क्योंकि ये प्रीलिम्स में पहले सवाल आए हैं 2021-22 की कौन सी वैक्सीन यहाँ पर है, इसी वजह से हम एक बार इसके अदर प्रोडक्ट्स को देख लेंगे, जिसके अंदर जो वैक्सीन की अब बात की जा रही है वो है टिम्बर वैक्सीन। तो टिम्बर जो हम टाइपर बार जो वैक्सीन है, इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि ये टाइफाइड से रिलेटेड है। बायोहीव वैक्सीन यहाँ पर है, एचईवो है, आइन कोकोआ सी हम देख सकते हैं, रोटा वैक्सीन यहाँ पर है, एसएलवी जनरेशन, बहुत सारी आप इनको पढ़ सकते हैं। इवन भारत बायोटेक के द्वारा ही कोवैक्सीन को भी यहाँ पर बनाया गया है। अब बात क्या है देखिए, देखते हैं। फार्मा जायंट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रही है भारत बायोटेक। इन्होंने टाइफ बार यानी कि TYPBAR ये टाइफाइड से रिलेटेड और बैक्टीरिया जो है उससे रिलेटेड मिलकर एक कॉन्जुगेटेड टाइफाइड टॉक्सोइड वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसका फेज़ 3 के अंदर जब हम ट्रायल चल रहा था फेज़ 3 में, उसको सक्सेसफुली इन्होंने यहाँ पर कर लिया है। और उससे बात बताया कि इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की गुणवत्ता जो है वो 4 साल तक यहाँ पर लास्ट कर सकती है। यूजुअली वैक्सीन जो है वो 1 से 2 साल की ही लगती है, लेकिन अब ये 4 साल तक अगर आप इसको लगवाएंगे तो ये काम करेगी। हालांकि ये 100% काम करेगी ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये काम बिल्कुल करती है। तो हम अब चलते हैं कि टाइफाइड की बात हो रही है, तो टाइफाइड एक्चुअली में है क्या, उसके बाद हम जो बचा हुआ हमारा रिमेनिंग आर्टिकल है उसको ढंग से समझेंगे। तो टाइफाइड फीवर की अगर बात करूँ तो मैं बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, खास करके जब इसकी वैक्सीन बन रही है। 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है। हमें पता है कि यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर सर्विकल कैंसर से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, फिर एक वैक्सीन यहाँ पर टाइफाइड से रिलेटेड है, कोवैक्सीन यहाँ पर थी, कोविड से रिलेटेड था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 4-5, जिसमें डिजीज़ जो है वो बार बार सामने आ रही है, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि करंट में यही है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टाइफाइड फीवर, जिसको सिंपली टाइफाइड के नाम से जाना जाता है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो ये जो है ये वायरस के द्वारा हो सकता था, या फिर बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये कैसा है? बैक्टीरियल है। अब आपसे प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछेंगे कि टाइफाइड एक वायरस से रिलेटेड यहाँ पर फीवर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वायरस नहीं है, बैक्टीरिया से होता है। और बैक्टीरिया भी कौन है इसमें, हम देख पाएंगे साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, जिसको एस टाइफी भी बोला जाता है, ये यूजुअली यहाँ पर बैक्टीरिया होता है। और ये इन्फेक्शन जो है उसमें हाई फीवर जैसे वीकनेस, स्टमक पेन, ऐसे ऐसे हम लोग
वो भी देख पाते हैं, इसके सिम्टम्स भी देख पाते हैं। खासकर ये कैसे स्प्रेड होता है, तो टाइफाइड जो है जनरली फेशियल ओरल रूट से, यानी कि आपके जो मुंह है उससे ज़्यादातर स्प्रेड होगा। खासकर जो फूड है, कंटेमिनेटेड फूड हो गया उससे, या फिर आप किसी बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कंटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर आप जो है किसी ऐसे वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जिस पे पहले ही जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने उसको यूज़ किया हो। फिर हम इसमें देखते हैं अनहाइजीनिक फूड हैंडलिंग, आपने ढंग से फूड को जो ठीक तरीके से नहीं बना उसको नहीं खाया तो आपको होगा। कंटेमिनेटेड फूड वाटर सोर्सेज भी हो सकते हैं, कोई भी आपने वाटर लिया है, स्विमिंग पूल वगैरह में आप गए हैं, फ्लड्स वगैरह फर्दर इसको और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो सकता है, कोई जस्ट फीलिंग सिक वाली सिचुएशन में यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि फीवर जो है वो 39 से 40 डिग्री तक, यानी कि 103 फ़ारेनहाइट से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। मालिशियस फील हो सकती है, भूख लगनी बंद हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हम देख पाएंगे, हेडेक और बॉडी एक सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। रैशेज आ जाते हैं बॉडी पर, खास करके चेस्ट के ऊपर आपको रैशेज देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन हम देखते हैं, या फिर कभी कभी स्टमक पेन भी देखने को मिलता है, और ऐसे सिचुएशंस कई बार दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब इसको रोका कैसे जाए, हाउ टू प्रिवेंट इट। खासकर देखिए वॉश, अपने हाथ वगैरह जो है उनको अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए आफ्टर यूजिंग टॉयलेट और बिफोर हैंडलिंग फूड, ताकि आपके हाथ पे कोई अगर बैक्टीरिया आ भी गया है तो थ्रू योर माउथ वो आपके अंदर ना जाए। फिर ये कहते हैं कि बॉइल्ड वाटर ही आप हमेशा पीजिए, जैसे यहाँ पर आप वाटर को बॉयल होते हुए देख रहे हो तो उसको ठंडा करके सिर्फ उसी को पीजिए, सो दैट बैक्टीरिया है भी तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। अब वायरस का और बैक्टीरिया का यहाँ से एक ही फर्क होता है कि आप बोलेंगे मैम मरा हुआ बैक्टीरिया भी तो बॉडी के अंदर चला गया ना, क्या वो कोई नुकसान नहीं करेगा। देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग क्रिएचर हैं, यानी कि वो आपके पास पहली बात तो किसी लिविंग थिंग से ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर वो किसी पे थे, कोई दरवाज़ा है कोई नॉन लिविंग है और उसके ऊपर अपने हाथ लगाया तो वो वहाँ से आ पाएंगे, वहाँ से नहीं आ पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि वो लिविंग ही अंदर बॉडी के एंटर करते हैं और लिविंग होते हुए भी फैल पाते हैं। अगर आप उसको मरने के बाद लेंगे तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड अगर इसकी जगह वायरस होता, वायरस कैसे काम करता है, वायरस जो है वो एक तरीके से ब्रिज है लाइफ और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का, लाइफ एंड डेथ का। क्योंकि वायरस जो होता है वो बाहर डोरमेंट स्टेज के अंदर रह सकता है, यानी कि मरा हुआ रह सकता है, उसमें कोई लाइफ यहाँ पर सिग्नल नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही उसको आपके सेल्स वगैरह मिलेंगे उसी टाइम पे वो खुद को रिवाइव कर लेगा, जिंदा कर लेगा और आपकी बॉडी में सेल के अंदर जाकर बैठ जाएगा और वैसे ही सेम सेल उनको रेप्लिकेट करने लगेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि वायरस जो है वो ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। फिर इसमें हमें और भी देखने को मिलता है कि कैसे लीवर वगैरह भी इससे बड़ा हो जाता है, तो बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं इसी वजह से। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है कि टाइफाइड के अंदर आपके जो ब्रेन और हार्ट की मसल्स हैं वो यहाँ पर इन्फ्लेमेट हो जाती है, यानी कि सूजन उनमें आ जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। यूजुअली काफ़ी अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो इससे डाई करते हैं, वो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ कि कितना है, वो पूरा न्यूज़ उससे हम देखेंगे, आर्टिकल में जो बताया गया है अच्छे से हम उसको समझेंगे। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसका, तो हमें पता चलता है कि टाइफाइड फीवर को जनरली ब्लड से यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाता है, खून आपका लिया जाता है या बोन मैरो वगैरह से, और उसमें देखा जाता है कि सैल्मोनेला टाइफी जो है वो इसके अंदर है तो नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो उसमें बात की जाए तो ट्रीटमेंट के लिए टाइपिकली एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आजकल क्योंकि फिर से देखिए एक और रेलिवेंस बात है AMR की। अब AMR क्या है, हम लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें पता AMR क्या है, यानी कि एंटी मोलिकुलर रेसिस्टेंस। वही होता है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जब यहाँ पर हो गया है तो बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है, एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं करती हैं इसके ऊपर आजकल। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर कौन सी दवाएं देनी है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्लोबल इम्पैक्ट में देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये एस्टिमेट लगाया है कि लगभग 11 से 20 मिलियन केसेस हर साल यहाँ पर आते हैं, जिसमें से हम देख पाएंगे
1.5 लाख तक लोगों की यहाँ पर डेथ होती है हर साल, खासकर ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीन जो है इसकी अवेलेबल होती है, लेकिन जनरली वो 100% यहाँ पर काम नहीं करती हैं। तो अब हम समझेंगे वैक्सीन को कि क्या होती है वैक्सीन और यहाँ पर किस वैक्सीन की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्सीन के टाइप क्या क्या है। यूजुअली वैक्सीन के हमें 3 टाइप यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, और उसके बाद तो हम देख पाएंगे कि उसको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया। सबसे पहले हम देखेंगे वीकन वायरस। अब ये क्या है, लाइव है, यानी कि जिंदा वायरस आपके अंदर डाला जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर हो चुका है। अब क्योंकि कमज़ोर है तो आपकी बॉडी के एंटीबायोटिक क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस होंगे, आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी सेल्स है वो यहाँ पर आएंगे और आकर इसको मार देंगे, जल्दी से मार पाएंगे। मारने के बाद वो देखिए, हमारी जो इम्यूनिटी होता है ना, उसके अंदर अगर कोई भी वायरस चला जाता है, बैक्टीरिया चला जाता है, तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो इसकी पूरी डिटेल को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। यानी कि अगर बाद में इससे स्ट्रॉन्ग भी आएगा तो वो पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देंगे कि इससे स्ट्रॉन्ग आ सकता है, इसके अंदर ऐसा ये दिखाई देता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास, और वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लगेंगे इससे लड़ने के लिए, और इम्यूनिटी और ज़्यादा पैदा होती जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो इसी वजह से इस तरीके से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। दूसरा होता है इनएक्टिव वायरस। अब इसमें क्या है कि वायरस जो है वो यहाँ पर जिंदा नहीं है। अब ये बैक्टीरिया के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो डालना ही पड़ेगा। वायरस जिंदा नहीं है, इनएक्टिव है, तो अब उसको यहाँ पर किल्ड को यहाँ पर डाल दिया जाता है केमिकल वगैरह के साथ में, ताकि जो हमारी बॉडी है, इम्यूनिटी सेल्स है, वो इसको अच्छे से यहाँ पर समझ सके और उसके बाद में उसके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके, इसको मार के यहाँ पर अपने अंदर इम्यूनिटी बना सके। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर कुछ पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है पैथोजन का। पैथोजन और एंटीजन, यहाँ पर 2 वर्ड आएंगे। पैथोजन का मतलब होता है वो सब्सिस्टेंस या वो वायरस या बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, और एंटीजन क्या होते हैं, जो बीमारी को रोकते हैं। तो पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए पूरा का पूरा हमने देखा कि इस तरीके का वायरस था, अब इससे क्या किया, हमने इसके एक पार्ट को निकाल दिया, ऊपर के जो इसकी शील्ड है उसको छीन लिया, और इसके जो हथियार था यहाँ पर उसको छीन लिया, छोटा सा रह गया है। तो अब इसका छोटा सा पार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, उसको क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट करके भी हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जेनेटिक कोड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनको mRNA बोला जाता है। DNA आप देख पाएंगे डबल हेलिक्स यहाँ पर है, mRNA यहाँ पर सिंगल हेलिक्स है। और जब वेक्टर वायरस होता है उसके साथ में आप मैसेंजर RNA को जोड़ देते हो, तो वो एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है किसी प्रोटीन के लिए कि क्या पैथोजन हमें चाहिए। अब ये कब इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोविड वैक्सीन के लिए भी हमने ज़्यादातर mRNA का ही इस्तेमाल किया। कैसे करेंगे, अब हमारा एक सेल है, यूजुअली हमारा सेल इस तरीके का दिखेगा, उसके अंदर हम देख पाएंगे DNA होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर और बहुत सारा छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे। अब हमें एक चीज़ का पता है कि DNA जो है वो कभी भी हमारे सेल से बाहर नहीं आता है, लेकिन बॉडी को काम करने के लिए तो प्रोटीन चाहिए, राइट, वो तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। तो DNA यहाँ पर RNA, जिसको मैसेंजर RNA भी बोला जाता है, RNA को बोलेगा कि तुम जाके ये मैसेज मेरा है, M से क्या होगा, मैसेंजर, ये मेरा मैसेज है, जाके दे दो, और रिबोसोम्स जो होंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, इससे प्रोटीन बना देंगे। तो रिबोसोम्स यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए, अब ये DNA नॉर्मल बॉडी में इस तरीके से फंक्शन कर रहा है, लेकिन एक वायरस आता है, खतरनाक सा वायरस है बहुत ही, और वो आके हमारे सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर चला जाता है और DNA के ऊपर काबू कर लेता है। अब कहता है चलो तुम हटो, अब मैं बताऊंगा। DNA को मार दिया उसने। अब यहाँ पर हमारा जो वायरस होगा वो बोलेगा कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, कब्जा करने के लिए मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग चाहिए। तो वो मैसेंजर RNA को बोलेगा कि तुम एक काम करो, मेरे जैसा सेम यहाँ पर प्रोटीन बनवाओ। अब ये प्रोटीन क्या होगा, ये प्रोटीन होगा यहाँ पर सेम टू सेम जैसा हमारे पास यहाँ पर वायरस है, राइट। अब इसी वायरस को, जो मैसेंजर RNA के पास ये वायरस का इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा प्रोटीन बनवाना है, इसको बॉडी से निकाल लिया जाएगा, और इस मैसेंजर RNA के प्रोटीन के मैसेज के हिसाब से हम लोग खुद में क्या बनाएंगे,
एक वीकर प्रोटीन बनाएंगे ताकि इसको मारा जा सके, पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। बॉडी में चला जाता है तो बहुत सक्सेसफुल हो गया ना, ये इम्यूनिटी इसको नहीं पता था इसलिए उसने इसको अंदर जाने दिया। लेकिन अगर आपने इसको निकाल लिया है, उसका वीकर बना दिया है और उसके बाद आप इसको दोबारा से यहाँ पर बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो हमारे यहाँ पर वाइट ब्लड सेल बैठे हुए वो कहते हैं आ जाओ मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से फंक्शन करने वाला है। अब हमने इस तरीके से समझ लिया, ईजी लैंग्वेज में समझा है। अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में भी समझते हैं। चलिए देखते हैं लाइव अटेंडेंट जो वैक्सीन होती है वो किस तरीके की होती है, जिसमें जिंदा है लेकिन वीकेंड फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर नेजल फ्लू के लिए, चिकन पॉक्स वगैरह के लिए, येलो फीवर जब हो जाता है, या फिर ओरल टाइफाइड की वैक्सीन जो होती है वो इस तरीके से दी जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि यही आपके प्रॉब्लम से पूछा जाएगा। सेकेंड हम चलते हैं जो कि है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी कि अब इसमें क्या है, उसको या तो मार दिया गया है बैक्टीरिया या वायरस को, या फिर उनको ऑल्टर्ड करके रखा है कि वो डिजीज़ नहीं फैला सकते हैं। ये किस किस में दी जाती है हम देखते हैं। जैपनीज जब एनसीफेलिटिस हो जाता है, या रेबीज़ की जो वैक्सीन होती है, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेबीज़ जो है वो देखिए उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। अगर वो हो जाता है तो हमारे पास कोई भी ठीक करने की दवाइयाँ उसकी नहीं है। डॉग से होता है, खासकर जानवरों से हो सकता है, बिल्ली से भी हो सकता है। तो इसी वजह से, और इसका जो हमें समझ में आता है वायरस या बैक्टीरिया बोल लीजिए, वो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो अगर वो इतना खतरनाक और आप उसको अगर वीकन फॉर्म में भी बॉडी में डाल दोगे तो वो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर फिर भी काबू कर सकता है। कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से पहले ही सेफ्टी ली जाती है कि उसको बिल्कुल किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कि अब इसको किल कर दिया है, अब हमारे इम्यूनिटी सेल्स के पास ये पहुंचता है, हमारी बॉडी के, वो इसको समझ जाते हैं कि ऐसा कोई वायरस आ सकता है। वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि कल को अगर रियल रेबीज का डॉग भी उनको काट लेगा, रियल रेबीज जो कि पावरफुल है यहाँ पर बैक्टीरिया, वो भी आएगा तो वो उससे भी अपने आप की रक्षा कर पाएंगे, बचा पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन को। अब इसमें क्या है कि इसमें से बैक्टीरिया के अंदर से कुछ एक्सोटॉक्सिन को बाहर निकाल लिया जाता है। और कैसे निकाल दिया जाता है, फॉर्मलहाइड करके, या फिर हम देखते हैं कि हीट वगैरह के उससे इनएक्टिवेट करके उसको बाहर निकाल दिया। जो टॉक्सिन्स, अब टॉक्सिन्स होते क्या है, यूजुअली आपने बहुत सारी जगहों पर टॉक्सिन शब्द को सुना होगा। टॉक्सिन्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जहरीली है या फिर जो डिजीज़ पैदा कर सकती है, यानी कि बीमार कर सकती है आपको। तो उसी पार्ट को निकाल लेंगे और उसको निकालने के बाद उसको इम्यून रिस्पॉन्स के पास दोबारा से एज अ बैक्टीरिया के फॉर्म में भेजेंगे। और इसको जनरली बूस्टर डोज की तरह दिया जाता है कि पहले आपने किल्ड दे दिया, अब किल्ड से जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम समझ गया है कि ठीक है हम इसको निपटा लेंगे, उसके लिए वो रेडी हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा टॉक्सिन्स निकाल के, थोड़ा पार्ट निकाल के फिर से दे दिया बूस्टर की तरह कि देखो इससे खतरनाक आने वाला है। फिर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इसके लिए भी निपटा कर इसको भी रेडी हो जाते हैं। सो ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम चलते हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। अब ये वैक्सीन जो है, इनको या तो आरएनए वैक्सीन भी बोल सकते हैं या फिर मैसेंजर आरएनए भी इसको बोला जाता है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से पहले समझा चुकी हूँ। इसके अंदर जो कि कोविड-19 की वैक्सीन्स है वो लगभग सारी वैक्सीन्स यही वैक्सीन्स हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं जिसमें वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं, जिसके अंदर जो आपका वायरस है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारे डीएनए को भी इस तरीके से सीजर के साथ मॉडिफाई किया जाता है, जिसको हम कैस्पर-Cas9 यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है उसको बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर कैस्पर-Cas9 के साथ ही क्या करते हैं कि जो आपका वायरस है उसको पकड़ेंगे और उसको नॉन पैथोजेनिक वेक्टर बना दिया जाएगा, यानी कि वो बीमार नहीं कर सकता है। उसके जो टॉक्सिन्स हैं उनको अलग से निकाल दिया गया है। तो अब इससे क्या होगा, इसको एक तरीके से कोड की तरह बनाकर भेजा जाएगा डिजायर्ड एंटीजन की तरह, जो इसको मारने वाले हैं हम। और इसमें दो तरीके की होती है, जैसे कि पहला होता है नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर, यानी कि खुद को ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, खुद को ये कॉपी नहीं कर सकता है। दूसरा होता है रेप्लिकेटिंग वेक्टर। लास्ट में हम पहुंच गए हैं जिसको बोला जाता है सबयून्यूट या फिर रिकोबिन्यूट या फिर कॉन्जुगेटेड, जो कि हमारी यहाँ पर टिम्बर के अंदर भी इस्तेमाल की जा रही है, पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। अब कॉन्जुगेटेड में डबल होता है, यानी कि उसके अंदर किल्ड भी आप डाल देंगे, दो चीज़ों को मिलाकर, और उसमें स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसमें पर्टिकुलर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक पार्ट इसका निकाल लिया, दूसरा। अब देखिए कॉन्जुगेटेड क्यों बोला जा रहा है, अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया से तो हो रहा है, लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग वेरिएंट्स है। तो अब हम एक वैक्सीन से तो एक ही बैक्टीरिया को बचा पा
पा रहे, अब क्या करें। तो इन्होंने क्या किया कि जितने वेरिएंट्स हैं यहाँ पर 3, 4, 5, उनके सभी के टॉक्सिन्स को या फिर उनके कुछ पार्ट्स को यहाँ पर निकाल लिया। अब 4 पार्ट्स को निकाल लिया 4 बैक्टीरिया से, अब चारों को एक साथ इकट्ठा करके एक ही वैक्सीन में डाल दिया। अब ये कैसी वैक्सीन हो गई, कॉन्जुगेटेड हो गई, या फिर इसको रिकॉम्बिनेंट भी बोला जाता है कि रिकम्बाइन कर दिया है आपने। तो ये इसमें आता है। इसके अंदर जनरली कौन कौन सी यहाँ पर हमें वैक्सीन देखने को मिलेगी, इसके अंदर हम देख पाएंगे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को, HPV यहाँ पर होता है, मेनिंगोकोकल भी यहाँ पर दिखाई देगा, और HIV की वैक्सीन भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि अब टाइफाइड जो है वो हमने समझ लिया है, टाइफाइड का बैक्टीरिया क्या है, कितने टाइप की वैक्सीन होती है। अब ये वैक्सीन जाकर बॉडी में काम कैसे करेंगे ढंग से वो हम समझते हैं। तो हम देख पाते हैं कि टाइफाइड जो है वो इस तरीके का बैक्टीरिया दिखाई देता है। तो टाइफाइड के अंदर हम इस बैक्टीरिया को अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब भी किसी को वैक्सीन लग रही होती है तो यूजुअली क्या करता है, कोई भी डॉक्टर बाहर से बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन के अंदर जिसमें हमारी वैक्सीन जो हमने समझी जिस भी टाइप की थी उसको बॉडी के अंदर डाल देता है, और उसके बाद जब ये वैक्सीन बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अब ये वैक्सीन के अंदर के हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, पैथोजोन है, वायरस हैं, और ये हमारे एंटीजोन से जो बॉडी बना रहे हैं और वो लगातार उसके आसपास आकर उनको मारने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर यहाँ पर हो रहा है जो कि गलत है, खासकर बॉडी के लिए ही। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। अब ये इतना है, हमने इसमें बहुत कम वायरस यहाँ पर भेजा है जितना कि हमारे एंटीजेंस जो है वो इसको आराम से मार लेंगे, लेकिन अगर ये हाइयर मात्रा में होता तो इसको नहीं बचाया जा सकता था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिड्यूसिंग अमोनिया एमिशन थ्रू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, कि फर्टिलाइजर के मैनेजमेंट के साथ में कैसे जो अमोनिया है उसको कम किया जा सकता है, खास करके कल्टीवेशन में, खास करके अगर हम बात करें क्रॉप के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो अमोनिया के बारे में देखिए, ये अमोनिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH3। बीच में आप देख पाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके चारों तरफ यहाँ पर तीन तरफ हम यहाँ पर हाइड्रोजन को देख पाएंगे, और बीच में हम यहाँ पर नाइट्रोजन को देख पाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिया हमें ऐसे ही जनरली नहीं मिलता है डायरेक्ट फॉर्म के अंदर एटमॉस्फेयर में। कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हैं जिनको जो यहाँ पर सोइल के अंदर जाने के बाद नाइट्रोजन से इसको कन्वर्ट करके फिक्स करके क्या बना देते हैं, NO2 को यहाँ पर बना दिया जाता है NH3 के अंदर। ये हमें इतना समझ में आ गया कि अमोनिया है क्या, ज़्यादातर सोइल में ही हो रहा है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये लाइटनिंग वगैरह से भी हो जाता है। लाइटनिंग जब होती है यानी कि जब बिजली गिरती है आसमान से, कभी कभी और भी सोर्सेज से हो जाता है, पानी में भी हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ है यहाँ पर हमें दिखाने को मिलता है कि सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा है। अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है इन नेचर के अंदर। इन नेचर एक बहुत ही हम देख पाएंगे कि फेमस यहाँ पर मैगजीन है साइंस से रिलेटेड। तो जो नेचर मैगजीन है इसके अंदर हम देख पाएंगे कि एक रिसर्च पेपर आया है, और क्या बातें कर रहा है वो रिसर्च पेपर, वो कह रहा है कि खासकर जो कल्टीवेशन होती है राइस की, वीट की, मेज़ की, यानी कि हम देख पाएंगे चावल को, गेहूं को, मेज़ यानी कि मक्का, तो ये 3 ऐसी कल्टीवेशन होती हैं जिनके अंदर एमोनिया जो है वो बहुत ही मात्रा में एमिशन होता है। उनकी वजह से अमोनिया बहुत मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, जिसको यहाँ पर कम किया जा सकता है अगर मशीन लर्निंग को के जो एल्गोरिदम है उनका अगर इस्तेमाल किया जाए, और उन्हीं के इस्तेमाल से एक डाटा सेट, अलग तरीके का डाटा सेट यहाँ पर बनाया है जिसमें लगभग 2700 ऑब्जर्वेशंस के बाद ये सजेशन किया गया है कि देखिए अगर फर्टिलाइज़र को आप लोग मैनेज करेंगे, थोड़ा कम जितना डालना होता है सिर्फ उतना ही डालेंगे, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से अमोनिया का एमिशन होता है वो कम हो जाएगा। देखिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, अमोनिया एमिशन कम करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम समझ पाएंगे। अब आर्टिकल में बेशक इसको ना बताया गया हो, लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा कि अमोनिया जो है वो एक मेजर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है जो कि एंथ्रोपोजोनिक सोर्सेज से ज़्यादातर निकलता है। एंथ्रोपोजोनिक सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज जो कि ह्यूमन मेड है, यानी कि इंसान जो है, ह्यूमन जो होते हैं वो उनको बनाते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं एंथ्रोपोजोनिक कॉजेज
से भी हो रहा है, ज़्यादातर नेचुरल कॉजेज से भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है इकोसिस्टम को वो यहाँ पर करता है बाय द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जितना एमिशन करता है वो लगभग 51 से लेकर 60% है, जितना भी टोटल एमिशन किया जाता है पूरे के पूरे हमारे अर्थ के ऊपर। और उसमें से भी 51 से 60% जो एमिशन है वो सिर्फ 3 यहाँ पर क्रॉप कर रही है। कौन कौन से 3 क्रॉप कर रही है? राइस कर रही है। अब राइस से मीथेन भी निकलता है, इसको भी याद रखिएगा, जो कि अगेन एक ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट निकालती है। दूसरा हम देख पाएंगे वीट को, एंड थर्ड हम देख पाएंगे मेज को, यानी कि मैदा मक्का जो होता है उसको भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये 3 क्रॉप्स है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हाउएवर जो पोटेंशियल रिडक्शन किया जाने की बात हो रही है खासकर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के अंदर, वो काफ़ी मुश्किल टास्क है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैविली जो फैक्टर्स है नाइट्रोजन जैसे, लोकल इमिशन फैक्टर्स जैसे कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ा रही है, तो उनसे निपटना पड़ेगा। लेकिन इससे इम्पैक्ट पड़ क्या रहा है? देखिए सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट की बात करूँ तो 2 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। पहला हम बांट सकते हैं एनवायरनमेंट से, दूसरा हम बांट सकते हैं ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट इससे पड़ रहा है। तो दोनों एस्पेक्ट को चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर एमोनिया का, वो होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। अब एनवायरनमेंट के ऊपर क्या है, एनवायरनमेंट पे हम देख पाएंगे कि कैसे अमोनिया की वजह से यूथ्रोफिकेशन हो जाता है। अब यूथ्रोफिकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको आपकी जो एनवायरनमेंट की बुक है आप वहीं से उसको समझ सकते हो, लेकिन चलिए शॉर्ट में समझाती हूँ कि यूथ्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर जब बहुत सारे मिनरल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। कोई एक लेक है, इसके अंदर बहुत सारा वाटर है यहाँ पर, और कहीं से बार बार, जैसे कि यहाँ पर खेत लगे हुए फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको खेतों को यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर पानी था और अब इन पानी के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले गए। खेतों के अंदर अलग अलग फर्टिलाइजर हैं जो कि मात्रा से ज़्यादा हो गए। कई बार यूरिया डाल दिया गया है, कई बार पोटेशियम डाल दिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी गई है। अब क्या हुआ कि ऊपर से हो जाती है रेन, बारिश हो गई है, और बारिश के साथ साथ ये जो फर्टिलाइजर्स थे ये भी बहकर यहाँ पर आने लगे हैं, और धीरे धीरे क्या हो गया है, धीरे धीरे इस लेक में ये इकट्ठा हो रहे हैं। अब जब ये एक मात्रा के बाद ऐसे ही लगातार इकट्ठा होते रहेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री की तरफ से हो, चाहे वो खुद ही सोयल में ज़्यादा बन गए हो, तो यहाँ पर हमें एल्गी ब्लूम देखने को मिलेगा। क्या होता है एल्गी ब्लूम? यानी कि एल्गी जिसको हम बोलते हैं एल्गी ब्लूम, वो क्या होगी, काई भी जिसको हिंदी में बोला जाता है, अपने आसपास कहीं पर आपने देखा होगा, वो यहाँ पर बहुत मात्रा में बनने लगेगी। ये जो पूरा का पूरा लेक है उसके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा में बनेगी, क्योंकि अब इसके पास बहुत सारे फर्टिलाइजर मिनरल्स हैं, अमोनिया भी है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो सनलाइट चाहिए होती है यहाँ पर नीचे के मरीन के जो फिशेस वगैरह है, एनिमल्स वगैरह, उनको ज़िंदा रहने के लिए उनको वो सनलाइट नहीं मिल पाएगी क्योंकि इन्होंने ढक लिया है। दूसरी चीज़, अब उनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो नॉर्मल सी बात है कि उनकी क्या होगी, यहाँ पर डेथ देखने को मिलेगी। यहाँ के मरीन जो एनिमल्स वगैरह थे वो मर जाएंगे। अब ये मर जाएंगे तो भी इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनके मरने के बाद भी इनका क्या होगा, डेट्रिफिकेशन होगा, यानी कि अब इनको जो डेड एनिमल्स को खाने वाले बैक्टीरिया है वो इनको खाएंगे और इनको ख़त्म करेंगे। अब ये होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। जब सन से लाइट जो है वो नीचे जा ही नहीं रही है, जब ऑक्सीजन बन ही नहीं पा रही है पानी के अंदर, तो पहले ही ऑक्सीजन कम है। जब ये और ऑक्सीजन आप इस्तेमाल करो, जितने जितने डेड यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते जाएंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन और इस्तेमाल होती जाएगी, और जब ये ऑक्सीजन और मात्रा इस्तेमाल होती जाएगी तो बार बार क्या होगा कि एल्गी ब्लूम जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, इनके हिस्से की यहाँ पर और भी ऑक्सीजन को ले लेगा, और धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है इस लेक का वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एल्गी यहाँ पर बचेगी और कुछ भी नहीं बच पाएगा। ये होता है यूथ्रोफिकेशन। ये बहुत ही खतरनाक है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे सोयल के अंदर एसिडिफिकेशन होगा, यानी कि सोयल के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो ज़्यादा
ज़्यादा हो जाएगी। और कभी भी किसी भी चीज़ में अगर एसिडिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि अब जो फर्टिलिटी है उसकी वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब इससे क्या होगा, सोयल ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से सोयल की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्रॉप तो हो सकता है कि यहाँ पर अभी भी खेती हो रही है, लेकिन जितनी यील्ड निकलनी थी उससे जितना यहाँ पर हम देख पाते थे पहले क्रॉप निकलती थी उतनी ज़्यादा वो नहीं निकल पाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। थर्ड हम देखते हैं कि ठीक है, और एयर के ऊपर इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, तो इससे एयर क्वालिटी भी डाउन चली जाती है। क्यों एयर क्वालिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि अमोनिया जो है वो पीएम यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को बनाने में यहाँ पर अपनी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और 2.5 पर्टिकुलेट मैटर ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके सांस के सहारे से ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो कि आपको रेस्पिरेटरी संबंधी, सांस के लेने की संबंधी जो बीमारियां हैं, इश्यूज़ है, वो आपको यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा फिर हम अब हेल्थ इस इम्पैक्ट पे पहुँच ही चुके हैं कि ह्यूमंस को ये क्या क्या इम्पैक्ट करेगा। तो हम समझ चुके हैं कि हाई अमोनिया से यहाँ पर अस्थमा जैसी या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है ह्यूमंस में। इसके अलावा लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर हो जाता है PM 2.5 से, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़, एलर्जीज या फिर प्री मेच्योर डेथ तक यहाँ पर देखने को मिल सकती है ह्यूमंस के अंदर। डायरेक्ट कंट्रोल में अगर ये लोग आ जाते हैं कंटेक्ट का, तो डायरेक्टली अगर एटमॉस्फेरिक कंटेक्ट के अंदर कोई भी ह्यूमन आता है तो वो क्या करता है, या तो आइज़ के अंदर बर्न कर देता है, इरिटेशन लाता है, या फिर स्किन को बर्न कर देता है, स्किन को यहाँ पर जला देता है। तो ये सारे बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर इम्पैक्ट होते हैं अमोनिया के, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिड्यूस करना अमोनिया को बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के कारण यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। अब क्या सोल्यूशन दिया है आर्टिकल में, आर्टिकल बोलते हैं कि जो सोल्यूशन है ना वो क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर है, कि आप कृषि के साथ में जो खेती करते हो उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज करो। और इसी वजह से यहाँ पर जी जेंग यूनिवर्सिटी जो है, उसकी टीम है यहाँ पर सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस की, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मशीन लर्निंग के थ्रू इसके अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, खासकर 3 फसलों में। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड किसी एक फसल का नाम बदल दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बार बार याद रखना है, राइस, व्हीट एंड मेज की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट वेरिएबल ध्यान रखना है, क्लाइमेट कितना चाहिए उनको, सोयल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, टाइप ऑफ क्रॉप क्या लगा रहे हो, इरिगेशन, सिंचाई कितनी दो उसको, फर्टिलाइजेशन कितना मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान दे के इसको क्या करो कि मशीन के द्वारा पहले ही उसको माप लो कि कितना फर्टिलाइज़र देना है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अगर फसल को चाहिए होगा यहाँ पर 20 किलोग्राम का यूरिया पूरे के पूरे 2 खेत में या 5 खेत के अंदर, किसान कितना करेंगे, उनको लगता है कितना तो सफिशिएंट नहीं है, वो यहाँ पर 40 kg में लगा देंगे। तो ये बहुत गलत है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल हमें इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर दिखाई देती है, और यही इवन वर्ल्ड में और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से इसका क्या करें कि मशीन का इस्तेमाल कीजिए, आप उसको जांचिए ढंग से सोयल वगैरह को, और उसके बाद ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट कीजिए कि कितना फर्टिलाइज़र डालना है, कितनी सिंचाई करनी है, जो कि यहाँ पर हेल्पफुल होगा सभी के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है, हाउ मैनी ट्रीज डू वी हैव। देखिए आर्टिकल लिखा गया है डी बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, जो कि साइंस की तरफ से यहाँ पर बोल रहे हैं। अब इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जीएस पेपर 3 में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसके अंदर पहले बहुत सारे ट्रीज़ होते थे। आज के टाइम पर भी अगर हम बात करें तो लगभग 3 ट्रिलियन ट्रीज को हम यहाँ पर देख पाएंगे, प्रीवियसली जो स्कॉलरी एस्टिमेट था। अब एक कंपैरेटिव स्टडी बनाई जा रही है। क्या किया जा रहा है कि पहले जो स्टडी की गई थी जिसमें हमें पता चला था कि 3 ट्रिलियन यहाँ पर हमें ट्रीज दिखाई देते हैं, उसी के कंपैरिजन में अब एक नई स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश की, जिसके हिसाब से यहाँ पर सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया, और सैटेलाइट्स के थ्रू हर एक जो यहाँ पर हमें ट्रीज दिखाई दे रहे हैं उनकी गणना करने की कोशिश की कि हम ढंग से उसको समझ सके। अब तक वो जो नंबर है वो नहीं आ पाया, 2015 से ये स्टडी जो है चल रही है, लेकिन अब थोड़ा बहुत समझ में जो आया है, अनप्रेसिडेंट नंबर है। तो अब उसको जरा थोड़ा बहुत हम समझते हैं आर्टिकल की मदद से कि यहाँ पर
क्या बोलना है ऑथर का। ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ट्रीज़ की, तो साउथ अमेरिका के जो रेन फॉरेस्ट के हमारे पास यहाँ पर जंगल है, रेन फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पर बहुत सारी बरसात होती रहती है, और साउथ अफ्रीका के अंदर ये रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। या फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न बोरल फॉरेस्ट की। अब बोरल फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ठंड हो, जहाँ पर ज़्यादा बरसात हो, तो यहाँ पर कैनिफोरियस यानी कि जिनके कॉन्स होते हैं, इस तरीके के पौधे हमें दिखाई देंगे इस प्रकार से, ताकि ये बर्फ़ जो है इनसे ढल के नीचे चली जाए। यहाँ पर हम देख पाते हैं रशिया में भी नियरली हमें और फॉरेस्ट जो है वो दिखाई देते हैं, रशिया के भी बोरल फॉरेस्ट है। तो ये तीन जो जगह हैं, ये तीनों जगह मिलाकर यहाँ पर वर्ल्ड के 15 से 20% जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं उनको अपने अंदर समा के रखी हुई हैं। इनकी बहुत सारी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर कोनीफर्स की इस रीजन में, जो कि हमें दिखाता है कि लगभग हर कैनेडियन रेजिडेंट, जो एक कनाडा का रेसिडेंट वहाँ पर रहने वाला है, उसके पास 9000 ट्रीज़ यहाँ पर हैं। अगर हम डाटा देखें तो 9000 ट्रीज़ का वो मालिक है एक इंसान का पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब इसी का कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, बरहान जैसे आइलैंड के बारे में देखते तो वहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि लगभग यहाँ पर जो 3100 ट्री ही देखने को मिल रही है 15 लाख रेजिडेंट्स के ऊपर, यानी कि 0.1 एक ट्री भी किसी के हिस्से में यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया में ये मात्रा कितनी है, इंडिया में हम देख पाएंगे कि इंडिया के एक इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पर केवल और केवल 15 ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं, केवल 15 ही पौधे उनके पास हैं। अदर सोर्सेज क्या है, ऑक्सीजन वगैरह की भी बात करें तो हम देखेंगे कि कैसे ट्रीज़ यहाँ पर कम हो रही हैं। तो ट्रीज़ के कम होने की वजह से अदर क्या क्या करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कैसे अलग अलग सोर्सेज पे ध्यान दें। तो ट्रीज़ को अगर हम छोड़ दें तो और भी सिग्निफिकेंट सोर्सेज होते हैं ऑक्सीजन के लिए अर्थ में, जैसे कि वाटर होता है, खास करके मरीन के जो काइनोबैक्टीरिया है, एल्गी वगैरह है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर है। फोटोसिंथेसिस के इक्वल ऑक्सीजन यहाँ पर जितने लैंड के ऊपर ट्रीज देते हैं उतना ही मरीन के अंदर भी बनता है। मैंने आपको बोला ना कि पिछले यूथ्रोफिकेशन में कि सनलाइट नहीं आ पा रही है, सनलाइट नहीं आ पा रही है तो नीचे मरीन में जो प्लांट्स होते हैं उनके पास लाइट नहीं पहुंच पा रही है। लाइट नहीं पहुंचेगी तब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इसी वजह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है यूथ्रोफिकेशन में। वही ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि मरीन के अंदर भी, पानी के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होता है। फिर ट्रीज़ और कार्बन मैनेजमेंट कैसे करें, ट्रीज़ का जो रोल है अगर हम उसको बात करें, इंडिया के फॉरेस्ट कवर की भी यहाँ पर बातें की गई है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बातें की गई हैं। तो ट्रीज़ का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करके हमें देते हैं, बल्कि वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाते हैं, खासकर जब कार्बन को हम यहाँ पर कम करने की बातें कर रहे हैं। सभी के सभी वर्ल्ड में हम देख रहे हैं बार बार कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे वो COP28 अभी जो दुबई में हुआ है वो हुआ हो, या फिर यहाँ पर क्लाइमेट जो पेरिस क्लाइमेट था वो हुआ, 15 जो कॉप हुई थी। तो हर समय से हम लोग लगे हुए हैं कि कार्बन का जो रोल है उसको कम किया जाए। इंडिया में भी अभी बजट के अंदर हमने देखा कैसे सोलर पैनल से रिलेटेड स्कीम्स लाई जा रही है इसी के लिए। तो उसके अंदर ट्रीज़ बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और अगर इनकी एग्जिस्टेंस, और ख़ास करके हमें ये भी बताना होगा कि आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं एक ट्री को काट रहा हूँ किसी भी कारण से, इसके बदले मैं 2 को लगा दूंगा या 1 को लगा दूंगा तो ठीक है, मेरा जो मैंने नुकसान किया था वो भरपाई होगी। ऐसा नहीं होता है। जितना भी ज़्यादा पुराना ट्री होता है, जितना भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि ट्री की एज जो है वो ज़्यादा है, उतना ही ज़्यादा वो कार्बन को सिंक कर पाता है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कार्बन जो है वो रह पाती है। और कार्बन सिंक होने का क्या मतलब है कि अब वो क्या करेंगे, कार्बन को यूज़ करेंगे, अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बदले में यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को निर्माणित किया जाता है जिसको वो बाहर रिलीज़ कर देंगे। तो क्योंकि वो कार्बन यूज़ हो रही है, क्योंकि वो कार्बन का इस्तेमाल जो वो ट्रैप हो गई एक तरीके से, तो अब उससे अगर वो नीचे भी जाएगी तो उससे क्या बनेगा, कोयल बनेगा, या फिर जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है वो इससे निर्माणित होंगे, यानी कि वो उसमें फिर से फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो अब जो इतना ज़्यादा लेवल बढ़ा हुआ है, ब्यूरिड हो जाएगी, ये लेवल बहुत ही ख़राब है।
अब ऐसा होना नहीं चाहिए, और इसी वजह से अगर पेड़ों को ऐसे काटते रहे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर बात करूँ कि कहाँ पे ट्रीज़ है, तो हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के पास में हम देख पाएंगे 80% ऐसा लैंड है जहाँ पर ट्रीज़ ही दिखाई देती हैं, और वहीं राजस्थान में केवल 10% ट्रीज़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म लेवल में यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अभी भी रिफॉरेस्टेशन के एफर्ट बहुत हो रहे हैं, दोबारा से फॉरेस्ट लगाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन स्टिल इंडिया कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है जब वो अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी के गोल की अचीवमेंट की बात करता है, जो कि क्या है कि 1/3 जो इंडिया का लैंड होना चाहिए वो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए, जंगल होने चाहिए 1/3 लैंड के ऊपर इंडिया में, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है डिफॉरेस्टेशन को रोकवाना। कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बार बार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बार बार पेड़ों को काट रहे हैं, और इसी वजह से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा करके दिखाया, जैसे कि हम देख पाएंगे सदर्न स्टेट को, उसमें कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु, जिन्होंने काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट है वो करके दिखाया है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के तहत हमें पता चलता है, ISFR 2021 में ये रिपोर्ट आई थी। ऐसा ये कहते हैं कि और भी स्टेट्स को यहाँ पर करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, हमारे इकोसिस्टम में ट्रीज़ का इतना बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी जो है उनको संभाल के रखना भी हम लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है इकोनॉमी बेस्ड पॉइंट से हम देखेंगे कि वाई इज़ फिस्कल कंसोलिडेशन सो इम्पोर्टेंट, क्यों फिस्कल कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि हम अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बातें की गई हैं फिस्कल डेफिसिट की। तो क्या हमने कल फिस्कल डेफिसिट नहीं समझा था? बिल्कुल समझा था। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन फिर से कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यानी कि देखिए 2 तरीके के काम होते हैं गवर्नमेंट के पास। एक होता है रेवेन्यू, जो उसने कमाया है डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट चीज़ों से कमा लिया है, कैपिटल के रूप में कमा लिया है। दूसरा यहाँ पे होता है एक्सपेंडिचर, जो उसने खर्चा किया है, किसी को स्कीम्स वगैरह में पैसे बांट दिए हैं, वृद्ध पेंशन बांट दी है, खाना दे दिया है, रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे दिए, तो ये होता है खर्च। अब बजट के अंदर उनको एक एक रुपए का हिसाब देना होता है कि 1 रुपया हमारे पास आया यहाँ थे और हमने उसको खर्च यहाँ पे किया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आए तो थे गवर्नमेंट के पास 36 लाख करोड़ एक साल में, लेकिन उन्होंने खर्च कर दिए यहाँ पे 42 लाख करोड़ या फिर 46 लाख करोड़। अब बीच में कितना यहाँ पर कमी रहेगी? 10 लाख करोड़ रुपए की कमी रहेगी। अब वो खर्च के लिए सरकार को चाहिए होगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? बॉन्ड्स वगैरह इशू करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे जो खुद के इंडिया के डोमेस्टिक लोग इंडिविजुअल है उन्हीं से पैसा मांगेगी। तो बॉन्ड्स के बदले में गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की जो हमें बॉन्ड्स दिखाई देते हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में, या फिर जो गवर्नमेंट के अलग अलग हम देख पाते हैं कि और भी जो गवर्नमेंट है अलग अलग स्कीम निकालती है, तो वो सारी चीज़ों के अंतर्गत कोई भी इंसान क्या करेगा? गवर्नमेंट को अपना पैसा दे सकता है, और उस पैसे से क्या होगा? गवर्नमेंट को उसके प्रति इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा बॉन्ड के ऊपर। तो ये हमें दिखाई देता है गवर्नमेंट का। तो उससे क्या होता है? गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, अगर इससे भी काम नहीं चला तो अब क्या बचा? अब गवर्नमेंट क्या करेगी? IMF वगैरह या एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक, ऐसी जगहों पर जाकर वहाँ से लोन लेकर आएगी। तो ये होता है लोन। अब हमें जो 10 लाख करोड़ यहाँ पर रुपए इकट्ठे कर लिए गवर्नमेंट ने, ये क्या है? ये हमारा होता है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि पैसा जितना कमाया था उससे बीच का जो गैप है, जितना खर्च किया, खर्च कितना किया? 46 लाख करोड़, कमाया कितना? 36, तो बीच में कितना बचा? 10 लाख करोड़। ये होता है फिस्कल डेफिसिट। एक साल के अंदर, फिस्कल ईयर जो चल रहा है उसके अंदर डेफिसिट का मतलब होता है कमी होना, कितनी कमी हुई है किसी चीज़ की, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन क्या कभी फिस्कल सरप्लस भी होता है? फिस्कल सरप्लस भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है, जो कि बहुत कम समय पे यहाँ पर दिखाई देखने को मिलता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर गवर्नमेंट ने कमाया होता 46 लाख करोड़ और खर्च किया होता 36 लाख करोड़, तो हम जो बीच का 10 लाख करोड़ है उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोल देते कि फिस्कल क्या हुआ है?
ज़्यादा हो गया है, सरप्लस हो गया, हमने ज़्यादा यहाँ पर बचा लिया है। उसके अलावा यहाँ पर एक दो टर्म्स का और इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेशनल डेब्ट। अब नेशनल डेब्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है कि हमने जब 1 साल के डेब्ट को यहाँ पर देखा, डेब्ट क्या होता है, कर्जा, यानी कि इंडिया का अगर कोई बच्चा अभी जन्म ले रहा है तो उसके सर पे अभी भी फिलहाल भी 2 से 3 लाख रुपए का यहाँ पर कर्ज वो लेकर ही जन्म ले रहा है, क्योंकि वो हमारे पूरे राष्ट्र के ऊपर कर्ज है। अब ये नेशनल कर्ज कितना है, नेशनल डेब्ट हमारा कितना है, तो हम देख पाएंगे जो पहले का डेब्ट है फिस्कल में कितना हुआ, सिर्फ 1 साल का काउंट हुआ, लेकिन ये होता है टोटल कि हर सालों को जो पिछले फिस्कल यहाँ पर चल रहे हैं 1947 से, वो टोटल करके फिलहाल गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्ज है उसको बोला जाता है यहाँ पर नेशनल डेब्ट। हालांकि आंकड़े यहाँ पर आर्टिकल में नहीं दिए हैं तो इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकती, जस्ट मैं आपको टर्म्स को समझाना चाहती थी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि अब ये फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा मैटर क्यों कर रहा है, ये 2-3 कारणों से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला हम देख पाएंगे कि देखिए स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट का और महंगाई का। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है मान लीजिए, तो कभी कभी मजबूरी में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में उनको बोलना पड़ेगा सेंट्रल बैंक से, RBI से, कि थोड़ा सा पैसा और आप छाप दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर अपने कर्ज को उतार सकूँ। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर फिर से डिमांड और सप्लाई पे चले जाइए। डिमांड यानी कि ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई जो होगी वो कम होगी, क्योंकि अब क्या है, पैसे तो लोगों के पास ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि ज़्यादा पैसे प्रिंट हुए हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिंट होने के बाद में सप्लाई, कोई एक चीज़ है, हमारे पास 1 ही किलो यहाँ पर टमाटर है, उस 1 किलो में से हर लोग या फिर 100 kgs ऑफ टमाटर हम देख पाएंगे, 100 यहाँ पर उसको खरीदने वाले 1000 लोग हैं। 1000 लोग, पहले जो टमाटर जो एक वो था वो 10 रुपये kg बेच रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसको 100 किलो बेचने हैं और यहाँ पर खरीदने वाले 1000 लोग हैं, तो वो इसको बढ़ा देगा रेट को कि जो भी यहाँ पर 100 रुपये kg लेना चाहेगा मैं तो उसी को भेजूंगा, क्योंकि कम है। तो इसी वजह से लोग क्या करेंगे, 100 रुपये लेने वाले जो थे वो उसको लेकर चले जाएंगे। इससे क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। देखा आपने, 10 रुपये से कोई चीज़ 100 रुपये की हो गई है, तो ये क्या है, महंगाई है। तो इससे हम एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देख पाते हैं डेफिसिट के अंदर में और जो महंगाई होती है कंट्री में उसके साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि GDP जो है हमारी कभी भी फिस्कल डेफिसिट को उससे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में कितना हुआ है फिलहाल, 5.8%, यानी कि ज़्यादा है, इससे कम होना चाहिए था। और अब सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि इस साल में 2024 में इसको 5.1% तक लेकर आएगी, डिक्रीज़ करेगी। इससे और ज़्यादा इसको ख़त्म करने के सरकार के पास कुछ और भी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि रास्ते होते हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हमने देखने को मिला, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है डिसइन्वेस्टमेंट, कि वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे शेयर्स हैं वो किसी को बेच देंगे अपनी कंपनी से। जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पर भारतीय एयरटेल वगैरह की जो कंपनीज यहाँ पर दिखाई देती थी वो तो प्राइवेट हो चुकी है, लेकिन जो पहले और जो कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे कि ऑयल से रिलेटेड कोई कंपनी है, भारत ऑयल टेक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके कुछ शेयर को मान लीजिए वो 5% शेयर बोलेंगे कि प्राइवेटली इसको कोई खरीद लीजिए, कोई इन्वेस्टर है, ठीक है आप आइए इसको खरीद लीजिए, हमें 5% शेयर के अमाउंट दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। अब इससे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर महंगाई तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो तो कोई एक चीज़ किसी के पास थी, दूसरे किसी अमीर आदमी ने उसको ले लिया, प्राइवेट बना लिया अपना। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो पकड़ थी किसी चीज़ के ऊपर वो भी धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से हाई फिस्कल डेफिसिट के हमेशा एडवर्सली इफेक्ट ही देखने को मिलते हैं, हमेशा बुरे ही यहाँ पर उसके अफेक्ट दिखाई देते हैं। और ख़ासकर अगर इंडिया का जो पब्लिक डेब्ट है अगर वो ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो 100% GDP से बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर दिखाई देता है कि जो इंडिया की GDP जितना वो कमा नहीं सकता उतना एकदम से क्राइसिस देखने को मिलेगा। क्या आप लोगों को श्रीलंका का क्राइसिस याद है, कुछ ऐसे ही हाल हो जाएगा, इंडिया का भी इकोनॉमी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठ जाएगी। IMF या कोई भी इंडिया को फिर से लोन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि आप पहले ही अपना नहीं उतार पाए हो तो आप आगे क्यों दें हम आपको। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, कोई भी इंडिया में आगे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा, बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब दिखाई पड़ती है इससे। तो ये कुछ आपका पॉइंट था जो इसमें पूरा का पूरा समझाया गया। आई होप आप सीधी सिंपल भाषा में इसको समझ पाए होंगे, और जिसको भी अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी और एफर्ट्स आपके लिए लगाऊंगी और अच्छी जो समरीज है इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।